नमस्कार साथियों, क्वालिटी एजुकेशन के डिजिटल मंच पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, हमने भारत भूगोल की एक सीरीज शुरू की थी और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज ये दूसरी कार्यशाला है। मैं आपको कंटिन्यूसली इसमें भारत का भूगोल मानचित्रों के माध्यम से करवाने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पीछे की क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसको एक बार फटाफट हम रिवाइज कर देते हैं, ताकि आपका ये जो है कनेक्ट हो सके जो अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने भूगोल शब्द को लेकर चर्चा करी थी, इनका क्या क्या अर्थ कैसे कैसे हो सकता है इसकी चर्चा हमने विस्तृत की थी। उसके बाद में यहां पर एक मैंने स्टडी और आपके एक शब्द मैंने यहां पे वर्णन का दिया था, यानी अध्ययन और वर्णन, उन दोनों शब्दों में अंतर बताया था। उसके बाद में मैंने भूगोल की एक व्यवस्थित परिभाषा मैंने आपको बताई थी। उसी में भूगोल के विभिन्न जनकों को लेकर मैंने परिचर्चा करी थी। उसी के अंतर्गत देखिएगा ये ग्लोब जैसी संरचना के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, इसको लेकर चर्चा करी थी। फिर इस ग्लोब पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं, उन काल्पनिक रेखाओं को लेकर आपने परिचर्चा करी। फिर भारत के उपनामों को लेकर परिचर्चा आपने करी। उसके बाद में भारत की अवस्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा करना स्टार्ट कर दिया था। फिर हमने अवस्थिति को देखा, देशांतरीय और अक्षांशीय अवस्थिति को, विस्तार में आकृति, क्षेत्रफल, सीमाओं की चर्चा कर रहे थे। फिर ये इस प्रकार से हमने अक्षांश के बारे में पढ़ा कि अक्षांश कहते किसे हैं, वह दिशाओं का नॉलेज हमने प्राप्त किया। उसके बाद में ये देशांतर के बारे में हमने नॉलेज प्राप्त किया। उसके बाद में भारत को जो है वर्ल्ड मैप पर हमने जो है विड्रॉ करके देखा कि कहां पे भारत आपको मिल जाएगा। ये भारत का सामान्य अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। उसके बाद में ये मैंने आपको कंप्लीट जो है भारत की अवस्थिति को लेकर इसी में बताया था। फिर ये भारत के प्रमुख बिंदुओं को लेकर हमने चर्चा करी। उसके बाद में यहाँ पे भारत का अक्षांशीय विस्तार किस किस प्रकार से, कैसे कैसे, कर्क रेखा के बारे में क्या क्या जानकारियां हो सकती हैं, अक्षांश कितना है, कैसे है, क्या है, वो सब चीजें मैंने आपसे डिस्कस की थी। फिर उसी में भारत से जुड़े हुए कुछ और चीजें, जैसे कर्क रेखा से जुड़ी हुई कुछ चीजें थी। उसके बाद में मैंने आपको ये छोटे बड़े दिन रातों के बारे में, कैसे कैसे ऋतुएं बदलती हैं, उसके बारे में मैंने आपको पूरा समझाया। उसके बाद में भारत का देशांतरी विस्तार हमने पढ़ा। भारत की आकृति को लेकर हमने डिस्कस किया। फिर भारत के क्षेत्रफल को लेकर हमने डिस्कस किया और ये विश्व में जो 7 बड़े देश थे उनको लेकर हमने परिचर्चा करी। उसके बाद में भारत के अंदर क्षेत्रफल के आधार पर बड़े केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की चर्चा करी। फिर छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करी। अब उससे आगे की जो बारी आती है वो बारी आती है, अब हम बात करेंगे भारत की सीमाओं को लेकर। भारत की सीमाओं को लेकर हम बात करेंगे। तो बढ़ते हैं, इसमें अगला पॉइंट आप लगाइएगा, भारत की सीमा। बहुत डिटेल में हम लोग इन चीजों को पढ़ते हुए चल रहे हैं, तो साथ साथ आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं। भारत की सीमा, भारत की सीमा की अगर आप बात करोगे तो ये भारत की सीमा दो प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। भारत की सीमा दो प्रकार से कैसे, एक तो स्थलीय सीमा, और एक आपको देखने को मिलेगी जलीय सीमा। मैं एक चित्र के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। ये देखिएगा, एक छोटा सा मानचित्र मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं। इस मानचित्र में यहां ध्यान से देखिएगा, ये वाला जितना भी आपको ये बॉर्डर दिख रहा है, ये सारा का सारा स्थलीय बॉर्डर है। ये सारा का सारा भारत का कैसा बॉर्डर है, स्थलीय बॉर्डर है, ध्यान रखना। ये सारा का सारा कंप्लीट स्थलीय बॉर्डर है ये यहां तक, यानी इस गुजरात से लेकर इससे पश्चिमी बंगाल तक जितना भी आपको बॉर्डर एरिया दिख रहा है, ये सारा का सारा कैसा है, स्थलीय है। यानी भारत की ये वाली जो कंप्लीट सीमा आपको दिख रही स्थलीय है। यहां से अगर आप इस गुजरात के अंदर देखोगे तो इस गुजरात में ये कंप्लीट यहां पे दक्षिण में और ऊपर यहां वेस्ट बंगाल तक कंटिन्यूसली आपको ये जो सीमा दिखेगी, ये भारत की जलीय सीमा है। अब जलीय सीमा कुछ मुख्य है, कुछ द्वीपीय क्षेत्रों में है, जैसे ये अंडमान एंड निकोबार है। यहां पे आपको ये लक्षद्वीप वाला भाग दिख रहा होगा। तो ये भारत की जो सीमा है ये दो प्रकार की है, एक तो स्थलीय है और एक जलीय है। तो हम यहां से नोट डाउन करके लिख सकते हैं, भारत की जो स्थलीय सीमा है उसके बारे में क्या जानकारी है। देखो, अगर आप बात करोगे भारत की स्थलीय सीमा, तो ये 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है, लेकिन ये ओल्ड डेटा था। अभी आप गृह मंत्रालय के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो यहां पे गृह मंत्रालय के अकॉर्डिंग डेटा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
कैसे चेंज हो जाएगा? अगर आप इसे न्यू डेटा के अंदर देखते हैं, न्यू डेटा में कैसे, देखो न्यू के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यहां पे ये 15,106.7 किलोमीटर आएगा। 15,106.7 किलोमीटर आएगा। मैं अलग अलग देशों के अकॉर्डिंग इसका डेटा भी बताता हुआ चलूंगा कि ये डेटा किस प्रकार से सही सटीक बैठेगा। तो ये ओल्ड डेटा है और ये पुरानी जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उनमें भी यही डेटा आपके लिखा हुआ है, लेकिन अभी अपडेट डेटा की बात करोगे तो 15,106.7 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। इसी में आप बात करोगे जलीय सीमा की, तो जलीय सीमा जो है भारत की वो है आपके 7516.6 किलोमीटर। यानी भारत की जो जलीय सीमा है वो कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। अब इस स्थलीय सीमा को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। कैसे डिवाइड करेंगे? देखो, एक होगी मुख्य तटीय सीमा, एक होगी मुख्य तटीय सीमा, एक होगी भारत की द्वीपों की सीमा। द्वीपों की सीमा, अगर आप यहां पे मुख्य तटीय सीमा की बात करोगे तो ये मुख्य तटीय सीमा है, ध्यान रखना। इस मुख्य तटीय सीमा की जो लेंथ है वो है 6100 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है कि मुख्य तटीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर है। अगर इसमें द्वीपों की आप अलग से निकाल देते हैं तो द्वीपों की जो सीमा है वो है आपके 1416.6 किलोमीटर। 1416.6 किलोमीटर, यानी ये आपके द्वीपों की सीमा हो जाएगी। तो मुख्य तटीय सीमा और द्वीपों की सीमा ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे और भारत की स्थलीय सीमा ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब इसमें एक एक दो दो करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे? स्थलीय सीमा की बात करेंगे। स्थलीय सीमा 15,200 भी आप पढ़ सकते हैं और न्यू के अकॉर्डिंग 15,106.7 भी आप पढ़ सकते हैं। यहां तक इसको नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। और जहां भी आपको जरूरत पड़े वहां आप वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आराम से। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आपको हेडिंग लगाना है भारत की स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा, देखो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो अभी आपने देखा था 15,106.7 किलोमीटर है, क्योंकि अभी हम न्यू के अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर ये स्थलीय सीमा आप देखते तो इसमें टोटल कितने देश आ जाएंगे? 7 देश आ जाएंगे। मानचित्र में भी देख लेंगे, वैसे बाईलैंग्वेज भी देख लेते हैं। अगर आप बात करोगे यहां पे तो भारत जो है, भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। अब इनको बाई ट्रिक भी याद कर सकते हो और वैसे भी याद कर सकते हो। बाई ट्रिक कैसे याद करोगे? बचपन में बुआ, यानी आप इस ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से याद कर सकते हो भारत के स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों को। बचपन में बुआ। एक नंबर पे हो जाएगा बांग्लादेश। ये लंबाई के अनुसार भी सही क्रम हो जाएगा, ध्यान रखना। बांग्लादेश सीमा साझा करता है 4096.7 किलोमीटर। सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश ही साझा करता है। तो एक पहला और इंपॉर्टेंट प्रश्न यह आ गया कि भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश कौन सा हो जाएगा? तो वह बांग्लादेश हो जाएगा। नंबर 2 यहां पे च से हो जाएगा चीन। 3,488 किलोमीटर सीमा साझा करता है चीन। नंबर 3 पे हो जाएगा पाकिस्तान।
3,323 किलोमीटर। ओल्ड डेटा आप पढ़ने जाओगे तो 3,310 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। तो ये न्यू डेटा 3,323 किलोमीटर यहां से हो जाएगा, ने से नेपाल हो जाएगा। नंबर 4 पे आप यहां से लिखेंगे नेपाल, 1751 किलोमीटर। में से हो जाएगा म्यांमार, 1643 किलोमीटर। भूटान, ये नंबर 6 पे है, ध्यान रखना भूटान। भूटान आपकी हो जाएगा 699 किलोमीटर। और अगर नंबर 7 पे आप बात करोगे तो अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर अफगानिस्तान। अब मैं एक बार इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा ताकि आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे इसको ताकि ये बहुत सहजता से आपको क्या हो जाए, दिख जाए। ठीक है, चलो देखो, ये आराम से दिख गया होगा आपको, बहुत सहजता से ये दिख गया होगा। अब एक बार देखो, मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं। देखो, बचपन में बुआ बांग्लादेश हो जाएगा, चीन हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, भूटान हो जाएगा और अफगानिस्तान हो जाएगा। अगर इन सभी का आप योग करते हैं तो यह योग आपके समकक्ष जो आएगा वो आएगा 15,106.7 किलोमीटर। अब इसमें आपको मैं ये मानचित्र में भी दिखा देता हूं एक बारी, ये सभी देश मानचित्र में भी आपको दिख जाने चाहिए। एक मिनट, ये देखिए, आपको ये दिख रहा होगा, ये मानचित्र ध्यान दीजिएगा यहां पे। अब इसमें एक एक दो दो देश करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, ये पाकिस्तान आपको दिख रहा होगा, ये भारत से अटैच है पाकिस्तान। सेकंड पे आप देखो, यहां पे ये अफगानिस्तान आपको दिख रहा होगा, ये अफगानिस्तान भी भारत से क्या है, अटैच है। अफगानिस्तान के बाद यहां पे देखो, ये चाइना आपको दिख रहा होगा। चाइना के बाद में ये नेपाल आपको दिख रहा होगा। नेपाल के बाद में ये भूटान आपको दिख रहा होगा। भूटान के बाद ये म्यांमार आपको दिख रहा होगा। और म्यांमार के बाद ये बांग्लादेश आपको दिख रहा होगा। तो ये 7 देश जो है हमसे सीमा साझा कर रहे हैं। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। सबसे लंबी जो सीमा साझा करता है वह हमसे बांग्लादेश करता है। और सबसे छोटी जो सीमा साझा करता है वह कौन करता है, अफगानिस्तान करता है। कौन करता है, अफगानिस्तान करता है। लेकिन सर यहां पे एक स्टेटमेंट दिया जाता है, वह स्टेटमेंट कई बार परीक्षाओं के दृष्टिकोण से सही हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखते हैं। ये इधर मैं चित्र में भी आपको ये बात दिखाऊंगा और अलग से भी उस बात को हम नोट कर लेंगे। देखना, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। भारत वर्तमान में केवल 6 देशों के साथ
भारत वर्तमान में केवल 6 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। यानी भारत जो है वर्तमान में सीमा साझा करता है। अब इसी को देखो एक मानचित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कैसे 6 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा कर रहा है वर्तमान में। क्योंकि अभी मैंने पीछे स्टेटमेंट आपको दिया था कि भाई भारत जो है 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। अब ये कैसे, ध्यान देना ये आपको एक भाग दिख रहा होगा, ये वाला, ये इतना भाग दिख रहा होगा। इस वाले भाग को आप ध्यान से देखना, ये वाला जो भाग है ना, ये है पीओके, बोले तो पाक अधिकृत कश्मीर। और यहां पे ये जो कंट्री सीमा साझा कर रहा है, इस कंट्री का नाम है यहां पे अफगानिस्तान। ये पूरा का पूरा कंट्री कोड है अफगानिस्तान है। ये दूसरा जो यहां पे कंट्री दिख रहा है आपको, ये पाकिस्तान है। ये कौन है? पाकिस्तान है। एक बार इसको मैं थोड़ा सा ध्यान से आपको बता देता हूं, पूरा का पूरा कंप्लीट, ठीक है। यहां पे ये अफगानिस्तान, ये पूरा अफगानिस्तान है, ये कंप्लीट, और ये कंप्लीट है आपके पाकिस्तान। ये कौन है? पाकिस्तान है। अब इसको ध्यान से यहां से देखना, ये वाला जो भाग है, ये इतना भाग जो है भारत का, ये देखो ये इतना भारत का भाग अफगानिस्तान से क्या हो गया? कट हो गया। क्योंकि इतने क्षेत्र पर किसका अधिकार है? पाकिस्तान का अधिकार है। यानी ये पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है। तो अब ये एरिया जो हो गया, इतना एरिया जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा जो है पाक अधिकृत कश्मीर का भाग है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि वर्तमान में अफगानिस्तान भारत के साथ डायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ नहीं है। क्यों नहीं जुड़ा हुआ है? क्योंकि आपने चित्र में अच्छे से देख लिया है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ सीमा वाला क्षेत्र वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के अंतर्गत आता है। तो इसी को हम शब्दों में लिख सकते हैं, क्योंकि क्योंकि अफगानिस्तान के साथ अफगानिस्तान के साथ सीमा वाला क्षेत्र वर्तमान में पीओके बोले तो पाक अधिकृत कश्मीर या फिर इसे कह सकते हैं पाक ओबिडेंट कश्मीर या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत आता है। यानी ये आपको पूरा कंप्लीट ध्यान रखना है कि ये पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आने वाला क्या है? एरिया है। बात यहां तक क्लियर है सबके? क्लियर है तो एक बार इसको जो है नोट कर लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं। ये बात हो गई वर्तमान में और पहले की बात, यानी जनरली पूछा जाए भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है, तो हम 7 बताएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे सब दिया होता है भारत वर्तमान में कितने देशों के साथ, वर्तमान में केवल 6 के साथ, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ सीमा वाला क्षेत्र जो है पीओके बोले तो पाक अधिकृत कश्मीर या पाक ओबिडेंट कश्मीर या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत आता है। यहां तक क्लियर है? तो एक बार जो है नोट करके आगे वाले चित्र में मैं आपको लेके चलता हूं, जहां पे आपको विभिन्न देशों की सीमाओं का ज्ञान मैं आपको करवाने वाला हूं। देखो एक चित्र फिर देखते हैं यहीं पे। ये देखिए
ये चित्र आपको दिख रहा होगा, ये पूरा मैप एक बार आप देखना, बहुत ध्यान से देखना इसको, मैं इसमें एक एक चीज आपको अच्छे से बताने वाला हूं। देखो यहां पे ये भारत के पड़ोसी देशों का मैं आपको डेटा दे रहा हूं। भारत के पड़ोसी देशों का सबसे पहले यहां पे भारत का पहला पड़ोसी देश आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद इधर देखो ये चीन है। चीन के बाद में यहाँ पे ये नेपाल है। नेपाल के बाद में ये भूटान है। भूटान के बाद में ये म्यांमार है। यहाँ पे मैं अलग कलर में इसको लिख देता हूँ, ये कौन है, म्यांमार है। और म्यांमार के बाद ये कौन है, बांग्लादेश है। कौन है, बांग्लादेश है। अब यहाँ पे कुछ देशों के जो आपके क्षेत्र हैं उनके नामों को लेकर, थोड़ा सा सीमाओं के नामों को लेकर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। कैसे, ध्यान देना। अगर यहां से सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछी जाती है क्या, ध्यान देना, सुनना बात को, ये पूछेगा सीमाओं के नाम। अब देखो यहीं से आप स्टार्ट हो जाओ, पाकिस्तान वाले क्षेत्र से स्टार्ट हो जाओ। सबसे पहले सीमा रेखाओं के नाम हमसे पूछेगा। अब इनमें कुछ देशों के नाम हैं जहां पे सीमा रेखाओं का नाम आपको याद होना चाहिए। अब मैं एक छोटी सी कहानी आपको बता देता हूं, समझा देता हूं पूरी कहानी के माध्यम से। पहले वाले की आपको बहुत आसानी से पूरी कहानी पता चल जाएगी, याद हो जाएगी कैसे। देखो अगर आप बात करोगे आजादी से पहले की बात करोगे, 1947 से पहले की अगर आप बात करते हो, तो आज यहां पे ये जो जितना भी एरिया, अफगानिस्तान वाला एरिया हो, भले पाकिस्तान वाला एरिया हो, बांग्लादेश वाला एरिया हो, ये एक समय भारत के ही हिस्से हुआ करते थे। यानी जिस समय आप प्राचीन भारत जिसमें पढ़ रहे थे, तो उसमें सारी ये चीजें आपने भारत के साथ कनेक्ट देखी होंगी। अब हुआ क्या कि भारत के अंदर ब्रिटिशों का धीरे धीरे जो है शासन बढ़ता है, और ब्रिटिश यहाँ पर केवल और केवल व्यापारिक उद्देश्य से आए थे, और उस व्यापारिक उद्देश्य के तहत ही इन्होंने यहाँ पर अपने उपनिवेश बसा लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अपना व्यापार जो है यहाँ पे बढ़ा लिया, और कंडीशन ये हो गई कि यहाँ पे ये भारत जो आप देख रहे हैं, ये पहले प्रांतों में विभक्त था। किसमें विभक्त था, प्रांतों में विभक्त था। अब यहाँ पे प्रांतों में विभक्त था, तो ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, देखो मैं इसको अलग कर में यहाँ पे एक और कलर में यहाँ पे दर्शाने का प्रयास करता हूं। देखना यहाँ पे थोड़ा सा ये इसको देखो एक बार ये वाला भाग देखो, ये वाला, ये कंप्लीट भाग आपको दिख रहा होगा। ये दो क्षेत्र जो हैं आपके, एक तो ये बांग्लादेश वाला, ये बांग्लादेश वाला एक तो क्षेत्र, और ये एक पश्चिमी बंगाल वाला क्षेत्र। ये एक समय एक ही भूभाग का जो है पार्ट हुआ करते थे, और इसे संयुक्त रूप से बोला जाता था बंगाल प्रांत। क्या बोला जाता था, बंगाल प्रांत बोला जाता था। अब हुआ क्या कि अंग्रेजों ने इस बंगाल प्रांत का धर्म के आधार पर दो भागों में विभाजन कर दिया। 1905 में इस बंगाल का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, और ये एक साइड जो बंगाल था इसको नाम दिया गया पश्चिमी बंगाल, और यहां पे ये जो बांग्लादेश वाला भाग है इसको कहा गया पूर्वी बंगाल। 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है। अब कहानी थोड़ी अलग है इसकी क्योंकि उस समय भारत के अंदर एक कंपनी स्थापित हो चुकी थी। वो कंपनी जो आपको ध्यान होनी चाहिए, 1885 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी वो अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में एक थर्ड पार्टी का काम कर रही थी, यानी मीडिएटर का काम कर रही थी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसलिए भारत के अंदर ज्यादा पनप पाई क्योंकि अन्य पार्टियों में जो है कुछ चीजें देखी गई। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पनपने का मुख्य कारण यह था कि इस पार्टी की स्थापना किसी एक अंग्रेजी व्यक्ति के द्वारा की गई थी। अब मान लीजिए आपके क्षेत्र में आपने कोई दुकान ओपन की और वहां पे उस दुकान का जो इनोग्रेशन है वो किसी वहां के नेता से करवा दिया। अब जब भी आपके उस दुकान के ऊपर कोई संकट आएगा तो वो नेता आपकी हेल्प जरूर कर देगा। तो वही सेम यहाँ पे पोजीशन थी उसी तरीके की। अब यहाँ पे ये बंगाल विभाजन हो जाता है, इधर भारत के अंदर ये पार्टी इधर स्थापित हो चुकी थी। यहाँ के जो आपके इधर हिंदू की संख्या ज्यादा थी, इधर मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी। इनको क्या लगा कि अब हमारे हितों के रक्षक कोई पार्टी भारत में है ही नहीं। इन्होंने क्या किया, यहां पे एक जगह ध्यान रखना बांग्लादेश के अंदर ही पड़ता है ढाका।
ढाका के अंदर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक पार्टी का गठन कर दिया और पार्टी थी मुस्लिम लीग। सर ये मुस्लिम लीग की स्थापना पाकिस्तान की उत्पत्ति का पहला बीज माना जाता है, ध्यान रखना। यानी यहां से पाकिस्तान की उत्पत्ति का पहला बीज बो दिया गया। मुस्लिम लीग की जैसे स्थापना हुई, पाकिस्तान की उत्पत्ति का पहला बीज बो दिया गया। समय बीतता जाता है, बीतता जाता है। 1911 के अंदर दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और उस दिल्ली दरबार के अंदर इस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और उसी समय जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया तो यहां पर अंग्रेजों को लगा कि अब वापस से स्थिति खराब हो सकती है, इसलिए इन्होंने क्या किया, यहां पे भारत की प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी कलकत्ता। उस कलकत्ता को राजधानी से हटाकर अब भारत की नई राजधानी इन्होंने घोषित कर दी दिल्ली। यानी दिल्ली भारत की जो है अब नई राजधानी बना दी जाती है 1911 में। तो राजधानी दिल्ली कब घोषित हुई थी? 1911 में। और इससे यहां स्थानांतरित जो किया गया था वो किया गया था 1912 में। स्थितियां चलती जाती हैं, चलती जाती हैं। 1947 का समय आ गया और 1947 में से पहले स्थिति ये हो गई थी कि अब यहां से दो देश बनेंगे धर्म के आधार पर, एक भारत हो सकता है और दूसरा कोई अन्य देश भी हो सकता है। तो यहां पे ये जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र था, इन्होंने अपने अलग राष्ट्र की क्या कर ली, मांग कर ली। और उस समय मुस्लिम लीग का जो प्रमुख था वो आपको ध्यान होना चाहिए मोहम्मद अली जिन्ना था। इधर से राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रमुख थे वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। दोनों के अंदर ये मतभेद हो गया कि दोनों में से दोनों ही प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन एक देश में एक से अधिक प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। अब एक देश में दो प्रधानमंत्री असंभव बात है। अंग्रेजों ने इस बात का फायदा उठाया और अंग्रेजों ने क्या किया, यहां से 1946 के अंदर भारत पाकिस्तान के विभाजन के लिए, भारत पाकिस्तान के विभाजन के लिए एक जो है अलग से एक पार्टी बनाते हैं या यूं कहे एक संगठन बनाते हैं और एक योजना बनाते हैं। उस योजना को आपको ध्यान होना चाहिए, कहा जाता है लॉर्ड माउंटबेटन योजना। वह योजना भारत आती है और उस लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत एक आयोग बनाया जाता है, राष्ट्रीय सीमा आयोग। और उस आयोग का अध्यक्ष जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है सर सिरिल रेडक्लिफ को बनाया जाता है। और उस सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम के आधार पर ही इस भारत पाकिस्तान की सीमा का क्या कर दिया जाता है, निर्धारण कर दिया जाता है। ये बात क्लियर हुई होगी। अब इसको हम जो है भाषा के माध्यम से भी लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझना। सबसे पहली चीज आती है सीमाओं के नाम, उसमें नंबर 1 सीमा करके आप लिखोगे रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा, इनमें प्रश्न ये पूछे जाएंगे रेडक्लिफ रेखा किनके मध्य है। भारत पाकिस्तान, बहुत साधारण बात है। निर्धारण कब हुआ था? अब सुनना, देखो इसमें एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, दूर कर देता हूं। 1947 में भारत आजाद हो गया था। कंडीशन ये हो गई थी कि भाई यहां पे इन्होंने 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मना लिया पाकिस्तान ने। अब देखो एक चीज को समझना, जैसे गांव में दो भाई होते हैं और मेरे तो सबसे फेवरेट पात्र होते हैं राम और श्याम। अगर उनके बीच किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है तो उनके मध्य जो भूभाग का बंटवारा या जमीन का बंटवारा करने के लिए जो व्यक्ति आता है उसे अपन गांव की भाषा में कहते हैं पटवारी। क्या कहते हैं? पटवारी। तो ऐसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पटवारी का काम करेगा वो करेगा सर श्री रेडक्लिफ। ठीक है, सर श्री रेडक्लिफ जो है भारत पाकिस्तान के बीच पटवारी का काम करेगा। अब इन्होंने 14 अगस्त को पटवारी जी को बुलाया और बढ़िया पार्टी दे दी। अब जब इधर पटवारी जी पार्टी के आनंद ले रहे थे तो भारत ने सोचा कि जब पाकिस्तान स्वतंत्र दिवस मन की पार्टी मना रहा है तो अपने काम करते हैं, नेक्स्ट डे अपन पार्टी मना लेते हैं। इन्होंने पटवारी जी को फोन किया, बोला वो गरीब आदमी क्या पार्टी देंगे, आप हमारे आइए और अच्छी पार्टी होगी, रिमिक्स डीजे होगा। तो इन्होंने एक और अच्छी पार्टी का आयोजन कर दिया। यहाँ पे 15 अगस्त को हमने स्वतंत्रता दिवस मना लिया। यानी इधर 15 अगस्त को भारत ने स्वतंत्रता दिवस मना लिया, 14 अगस्त को पाकिस्तान ने। अब पटवारी 2 दिन से यहां मस्त आराम से जीम रहा है, डांस कर रहा है, थक गया। 16 तारीख को बोला सीमाओं को बांट दो। बोला नहीं, आज मैं इस हालात में नहीं हूं कि सीमाओं को बांट सकूं, आप कल आना।
मैं कल आप दोनों की सीमाओं को क्या कर दूंगा, बांट दूंगा। श्रीमान इन्होंने 17 अगस्त का टाइम लेके 17 अगस्त को इनको बुलाया और दोनों देशों की सीमाओं को क्या कर दिया, बांट दिया। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इस सीमा रेखा का निर्धारण कब हुआ था, 17 अगस्त 1947 को इस सीमा रेखा का क्या होता है, निर्धारण होता है। और इसकी एक गजब की विशेषता मैं आपको बताता हूं, इन्होंने क्या किया, केवल और केवल एक कलम के आधार पर, यानी इन्होंने कलम से जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा का क्या कर दिया, निर्धारण कर दिया। तो एक इंपॉर्टेंट विशेषता यहां से ये भी नोट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले 2-3 पॉइंट और नोट करेंगे। किसके द्वारा, किसके द्वारा, सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। और ये सर सिरिल रेडक्लिफ कौन थे, राष्ट्रीय सीमा आयोग के अध्यक्ष। अध्यक्ष याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड बात ये आती है कि योजना कौन सी थी, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। लॉर्ड माउंटबेटन योजना। बात आती है कि भाई इस सीमा रेखा के अंतर्गत और कौन सी चीजें हमसे पूछ सकता है। हम मुख्य विशेषता में ये नोट कर सकते हैं, विश्व की एकमात्र सीमा रेखा, जिसका निर्धारण कलम से हुआ है। यानी ये दुनिया की एकमात्र ऐसी सीमा रेखा जिसका निर्धारण किससे हुआ है, कलम से हुआ है। तभी इसको लेकर इतने ज्यादा विवाद भी चलते रहते हैं, ध्यान रखना इस बात को। आगे हम नोट कर सकते हैं, रात्रि काल में दिखाई देती है। रात्रि काल में भी दिखाई देती है क्योंकि विद्युत की व्यवस्था है। विद्युत की क्या है बेटा, व्यवस्था है। और अब देखो, अगर इसके अंदर ये स्टेट पूछता है ना, तो हम स्टेट बहुत आसानी से उसको बता सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान देना, ये गुजरात इसके साथ है, राजस्थान इसके साथ है, ठीक है, राजस्थान के बाद पंजाब इसके साथ है, जम्मू इसके साथ है, और लद्दाख इसके साथ है, लद्दाख इसके साथ है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि पाकिस्तान के साथ जो एरिया साझा कर रहे हैं, उनमें अगर आपसे पूछा जाता है तो देखो यहां पे नंबर 1 हम यहां से लिख सकते हैं गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद पंजाब, पंजाब के बाद जम्मू, और जम्मू के बाद लद्दाख। तो ये सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्या करते हैं, इस पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। यहां तक की जानकारी आपने शायद नोट भी कर ली होगी साथ के साथ। अगर नोट नहीं किया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहां तक का कोई दिक्कत हो तो बता दो, फिर आगे चले, चले आगे चलना। बहुत आराम से, बहुत सहजता से सारी चीजें डिटेल में पढ़ाता हुआ चलूंगा। सेकंड आप बात करोगे नंबर 2 रेखा की, तो नंबर 2 रेखा आपके आ जाएगा डूरंड रेखा, डूरंड रेखा। डूरंड रेखा आपको ध्यान रखनी है किनके मध्य है, तो सर ये वर्तमान में अगर देखोगे ना आप, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ है। क्योंकि ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये डूरंड रेखा का पार्ट है, ये इतना सा, ये डूरंड रेखा का पार्ट है। और ये अभी पाकिस्तान ने अधिकृत कर रखा है। उधर तो अफगानिस्तान है, लेकिन इधर कौन है, पाकिस्तान है। तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। लेकिन पूर्व की अगर बात करोगे, पूर्व में
पूर्व में, तो पूर्व में भारत और अफगानिस्तान के मध्य थी। ठीक है, इसका निर्धारण जो किया गया था ना, वो आपको ध्यान रखना बेटा, निर्धारण इसका जो होगा वह होगा 1896 में। 1896 में इसका क्या होगा, निर्धारण होगा, ध्यान रखना। 96 में निर्धारण किया गया था इसको 1896 में। ठीक है, चलना। यह क्षेत्र लिख देना वर्तमान में पीओके के साथ सीमा साझा करता है। यानी ये क्षेत्र वर्तमान में किसके साथ सीमा साझा करता है, पीओके के साथ सीमा साझा करता है। ये बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं, नोट करो इसको, फिर और आगे एक दमदार कहानी बताता हूं। आ जाओ, यहां तक नोट कर लिया होगा आपने। चलना, अब देखो इससे आगे की एक इंपॉर्टेंट कहानी और बताता हूं। नेक्स्ट आपके रेखा जो आएगी वो आएगी मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा कैसे है इसका कंसेप्ट, देखो। देखो ये कहानी बताता हूं, थोड़ी सी इसको ध्यान से सुनना। ये आपको यहां पे देखो, ये नेपाल दिख रहा होगा, ये यहां पे चाइना आपको दिख रहा होगा। इस चाइना के अंतर्गत ही एक भाग और आता था, यहां पे इस तरीके से, यहां पे इस तरीके से। और ये जो भाग आता था ना, इस वाले भाग को नाम दिया जाता था तिब्बत। क्या नाम दिया जाता था, तिब्बत। यानी ये तीन क्षेत्र आपको दिख रहे होंगे, भूटान, इधर नेपाल है, तिब्बत है और चाइना है। हुआ क्या, कंडीशन ये होती थी कि भाई ये नेपाल उस समय शक्तिशाली था, नेपाल उस समय शक्तिशाली था, और ये तिब्बत के ऊपर जब इच्छा होती थी तब ही इसके ऊपर अटैक कर देता था और हाथ साफ कर लेता था। हाथ साफ करने का मतलब है कि इनको ये ठोक देता था, कूट देता था। नेपाल की जब इच्छा हुई इसे कूट दिया, किसको, तिब्बत को। तिब्बत इस बात से परेशान था, तिब्बत इस बात से क्या था, परेशान था, क्योंकि ये इस नेपाल से छुटकारा पाना चाहता था। अब इन्होंने क्या किया कि इस समय इसने भारत से मदद नहीं मांगी। भारत से इसलिए मदद नहीं मांगी क्योंकि भारत में ऑलरेडी अंग्रेजों का शासन था। इसको पता था कि अगर मैं यहां पर भारत से इस तरीके से मदद मांगूंगा तो मुझे पता है कि अंग्रेज मुझे भी अपना जो है गुलाम बना लेंगे। इसने क्या किया, तिब्बत ने यहां चाइना से संपर्क किया। चाइना से संपर्क किया किसने, तिब्बत ने। और चीन में उस समय जो राजा हुआ करते थे उनका नाम था माचू, या इसको माचू भी कहते हैं। ठीक है, या इसका एक नाम हो जाता है छेमू। ठीक है, ये राजा उस समय हुआ था। अब इस राजा से इन्होंने क्या मांगी, मदद मांगी। और ये मदद जो मांगी थी ना, ये 1906 में मांगी थी। 1906 में इन्होंने इससे मदद मांगी और ये गए तिब्बत वाले चाइना के पास, जाके बोले कि बोले हमें नेपाल परेशान करता है, आप हमारी मदद कीजिए। अब ये चाइना की हमेशा से ही हड़पने की नीति रही है। इन्होंने तिब्बत से कहा, बोले देख तेरी शासन चलाने की बस की बात तो है नहीं, एक काम कर, तू मस्त रह, तेरा शासन मैं चलाता हूं। तिब्बत ने सोचा यार तो इससे बुरा हुआ। इन्होंने क्या किया, पूरे तिब्बत को अपने अंडर में ले लिया कि आप मस्त रहो, आपका शासन हम चलाते हैं, हम देखते हैं नेपाल आपके ऊपर कितना अटैक करता है। तिब्बत ने सोचा स्थिति और ज्यादा खराब हो गई, कोई दिक्कत नहीं, समय बीतता गया बीतता गया। 1912 में इस शासक की डेथ हो जाती है। जैसे ही 1912 में शासक की डेथ होती है, तिब्बत ने कहा कि अब हम आजाद हैं, अब हम क्या हैं, आजाद हैं। जैसे ही ये आजाद हुए, अब यहां से समस्या ये हो गई कि ये तिब्बत वहां से वापस स्वतंत्र होकर अपने आप शासन चलाना स्टार्ट इसने कर दिया। उस समय यहां पर ये जो आपको दिख रहा होगा हिमाचल, और हिमाचल के अंदर एक जगह पड़ती है शिमला। इस शिमला के अंदर उस समय एक अंग्रेजी अधिकारी बैठा करते थे जिनका नाम था सर मैकमोहन। मैकमोहन को
ही नहीं अपितु पूरे अंग्रेजों को शिमला बहुत पसंद था। शिमला दो तीन कारणों से पसंद था। एक तो ठंडी जगह थी, दूसरा क्या है कि इधर से चाइना से जितने भी अटैक हो सकते थे उनको शिमला के माध्यम से रोका जा सकता था। शिमला क्षेत्र के माध्यम से दिल्ली के ऊपर आने वाले अटैकों को इन्होंने रोकने का क्या किया है, प्रयास किया है। सर शिमला के अंदर बैठे हुए सर मैकमोहन ने देखा कि अब इस स्थिति का हमें फायदा उठाना चाहिए। 1914 में इन्होंने क्या किया, तिब्बत, नेपाल और चाइना को बुला लिया और एक मीटिंग रखी कि भाई आप एक काम करना, मुझसे शिमला में मिलना, वहां मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तीनों को बुलाया, नेपाल को समझाया देख ये चीजें ठीक नहीं है। चीन से कहा कि बता क्या चाहता है, उसने कहा कि मैं तिब्बत चाहता हूं। बोला अगर देख पूरा तिब्बत तो तुझे तभी मिल सकता है जब तू इससे लड़ेगा, लड़ने में कोई फायदा नहीं है। एक काम करे, तेरे को मैं आधा तिब्बत वैसे ही दिलवा दूं तो। चाइना ने कहा, बोला ठीक, अगर बिना लड़े मुझे आधा तिब्बत मिल रहा है तो मुझे कोई समस्या नहीं है, आप मुझे दिला दीजिए। इन्होंने 1/2 तिब्बत यानी इस साइड वाला ये जो भाग है ये किसको दे दिया, ये दे दिया सर चाइना को। किसको दे दिया, चाइना को दे दिया सब, ये वाला भाग, ये इतना भाग, ये इतना भाग। 1/2 तिब्बत किसको दे दिया, चाइना को दे दिया। समय बीतता जाता है, बीतता जाता है, और उसी समय 1914 के अंदर यहां पे एक समझौता करवा दिया और उस समझौते का नाम रखा शिमला समझौता। अब एक चीज ध्यान रखना, दिमाग में कोई गलत विचार मत लाना, शिमला के अंदर कोई भी समझौता होगा वह शिमला समझौता होगा, ध्यान रखना। जैसे 1972 के अंदर भी शिमला समझौता होगा तो वह शिमला के अंदर जो भी समझौता होगा वह शिमला समझौता के नाम से ही जाना जाएगा, ध्यान रखना। और उस समय यहां पे एक लाइन जो है वो निर्धारित करवा दी, इस वाले एरिया में यहां पे लाइन निर्धारित करवा दी, और ये जो लाइन यहां से निर्धारित करवाई उस लाइन को हमने नाम दे दिया क्या, मैकमोहन रेखा। क्या नाम दे दिया, मैकमोहन रेखा नाम दे दिया। समय बीतता जाता है, 1947 में भारत आजाद हो जाता है। 1959 में क्या होता है कि यहां के ही एक शासक के अंदर इस छेमू की या इस माचू की आत्मा का प्रवेश हो जाता है उसमें, यानी उसमें इस शासक की आत्मा प्रवेश कर गई और उसकी आत्मा जग गई और उसने सोच लिया कि अब हमें आधे बचे हुए तिब्बत को क्या करना है, जीतना है। उन्होंने अटैक किया और सब एक झटके में पूरे तिब्बत को क्या कर लिया, जीत लिया। अब यहां ये देखिए चाइना का जो ये क्षेत्राधिकार है ना, ये इस लाइन तक हो गया। यहां तक पूरे इस क्षेत्र में किसने अधिकार कर लिया, चाइना ने अधिकार कर लिया, ये पूरे क्षेत्र में। और चाइना ने यहां पे अधिकार करके भारत के सामने एक जो है बात रखी कि भाई ये जो आपने सीमा रेखा बना रखी है ना, ये आपके और हमारे बीच इसलिए क्योंकि इसने तिब्बत को जीत लिया। ये सीमा रेखा जो है ना, इसका निर्धारण दोबारा किया जाए क्योंकि उस समय जो एग्रीमेंट हो रखा है ना उसमें मेरे साइन नहीं है। और एक्चुअल बात यही है कि उस एग्रीमेंट पे चाइना के साइन नहीं है। चाइना इस बॉर्डर को नहीं मानता, वो क्लेम करता है कि इस बॉर्डर का दोबारा से क्या किया जाए, निर्धारण किया जाए, क्योंकि उस समय इसका मानना था कि कुछ भाग लद्दाख का और कुछ भाग पूर्वी स्टेटों का उस समय जो है मैकमोहन ने अपने क्षेत्र में मिला लिया था। ये तिब्बत के भाग थे, मतलब तिब्बत के भाग है, हमारे भाग हैं, तो इनकी चाइना क्या करता है, मांग करता है, तो विवाद होगा, सीधी सी बात है। कहां पे कैसे विवाद होगा मैं वो आपको पूरा जो है डिटेल में मैपिंग के माध्यम से आगे बताने वाला हूं। तो इसको नोट करके हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट बना बना के लिखते जाइए। इसमें एक एक दो दो करके सारे पॉइंट्स मैं आपको नोट करवा दूंगा, आप निश्चित रहें, आप निश्चित रहें, ये सारी चीजें मैं यहां पे आपको क्या करवा दूंगा, नोट करवा दूंगा, समझना इस बात को। पॉइंट बना के लिखिएगा, मैकमोहन रेखा किनके मध्य, भारत चीन। पूर्व भारत तिब्बत निर्धारण कब हुआ था,
1914 में। और कौन सा समझौता बेटा? शिमला समझौता। शिमला समझौते के तहत इस सीमा रेखा का क्या हो जाता है? निर्धारण हो जाता है। यहां तक की बात क्लियर होगी, नोट किया होगा सबने, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी में पॉइंट ध्यान रखना, निर्धारणकर्ता कौन थे? सर मैकमोहन। सर मैकमोहन इसके क्या थे? निर्धारण करता थे, आपको याद रखना है। तो यहां से ये भी पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। और एक चीज और ध्यान रखना, यह कृत्रिम नहीं है, यह प्राकृतिक है। क्योंकि चाइना इससे ब्लेम करता है कि हमने इस पर जो है साइन कर ही नहीं रखे हैं, तो ये हमारी सीमा रेखा तो है ही नहीं। क्योंकि हमें अगर सीमा रेखा डिसाइड करनी है तो हमें दोबारा से इसका क्या करना पड़ेगा? निर्धारण करना पड़ेगा। तो यह प्राकृतिक सीमा रेखाओं का भाग माना जाता है। प्राकृतिक सीमा ब्रैकेट में लिख सकते हैं, हिमालय के द्वारा निर्धारित क्षेत्र है। हिमालय द्वारा, यानी यहाँ पे निर्धारण कौन करता है? हिमालय जो है पर्वतीय क्षेत्र, वो इसका निर्धारण करता है। ये बात सबकी क्लियर हुई होगी। एक बार जो है थम्स अप कर दीजिएगा अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो। और वीडियो अगर अच्छी अगली हो तो वीडियो को शेयर भी करना भाई, क्योंकि आपके लिए ये बहुत अच्छे तरीके से एक सटीक दिशा में मेहनत की जा रही है। आपको इसका थोड़ा ध्यान भी रखना है, ठीक है। चलना, यहाँ तक नोट हो गया होगा सबके। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। देखो, म्यांमार के साथ कोई ऐसा विशेष नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ये जो बांग्लादेश वाला एरिया है ना, यहाँ पे भी आपसे सीमा रेखा का नाम आपसे पूछ सकता है। ये जो बांग्लादेश वाला भाग है, यहाँ पे सीमा रेखा का नाम पूछ सकता है। अब ये सीमा रेखा का नाम कैसे आपको याद रखना है? देखो, यहाँ पे जो सीमा रेखा है उसे हम कहते हैं जीरो लाइन। यानी यहाँ पे जो सीमा रेखा है उसे हम क्या कहेंगे? जीरो लाइन कहेंगे। और ये जीरो लाइन किन के मध्य है? पहला पॉइंट, किन के मध्य है? अगर इनके मध्य की बात की जाए तो देखो, एक चीज याद रखना, मध्य की बात की जाए तो मध्य में हम रहेंगे भारत। और भारत का एक राज्य है विशेषकर त्रिपुरा, वे बांग्लादेश के मध्य। यानी भारत और बांग्लादेश के मध्य है, ठीक है। निर्धारण कब हुआ था इसका? 1971 में। 1971 में इसका निर्धारण होता है। यानी बांग्लादेश हमसे अलग कब होता है? 1971 में अलग होता है, ध्यान रखना, ठीक है। मेनली वैसे देखो यहाँ पे ये जो है स्वतंत्र नहीं था, लेकिन भारत सरकार के माध्यम से इसे आज़ादी प्राप्त होती है। तो हमसे एक तरीके से अलग होना या आज़ाद होना तिथि कब मानी जाएगी? 1971 में मानी जाएगी, ध्यान रखना। और एक चीज और ध्यान रखना, भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा इसी के साथ बनाता है। भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनाता है। यानी वही बांग्लादेश के साथ जो है सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। ये बात क्लियर होगी तो इसको एक बार नोट करना। फिर आगे की कुछ कहानियां मैं आपको बताता हूं, और छोटी छोटी कहानियां जिनके माध्यम से प्रश्न बन सकते हैं। अब विवादों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ और चीजें आपको मानचित्र में दिखाने का प्रयास करते हैं। ये बात क्लियर है क्या? यहाँ तक एक बार थम्स अप कर दीजिएगा अगर क्लियर है तो, ठीक है। चलना, अब पहले एक बार इनको लिख लें, फिर आपको मानचित्र में मैं पूरा बता दूंगा कंप्लीट। निश्चिंत रहना आप, थोड़ा सा बस विश्वास करना कि आपको कंप्लीट चीजें यहाँ से पढ़ाई जाएंगी। कोई भी चीज हमारी तरफ से छोड़ी नहीं जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको इतना तो विश्वास होना ही चाहिए खुद के ऊपर और हमारे ऊपर, ठीक है। चलना,
ठीक है, ये सारणी आपको याद रखनी है। इधर आपको देखो देश याद रखने हैं। इस तरफ भारत के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, जो अन्य देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं, यानी स्थलीय सीमा साझा कर रहे हैं। अब इन देशों में आप बारी बारी से लिख सकते हैं, एक एक दो दो करके। जैसे पहला देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। क्रम वाइज मैं लिखवा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और लद्दाख। ये मैं आपको मानचित्र में बारी बारी दिखाने वाला भी हूं, ध्यान रखना। सेकंड आप बात करो अफगानिस्तान के साथ, तो केवल और केवल लद्दाख। चाइना के साथ बात करोगे तो लद्दाख है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल है। ठीक है, नेपाल के साथ आप बात करोगे तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिमी बंगाल है, सिक्किम है। अगर आप बात करोगे भूटान के साथ, सिक्किम है, पश्चिमी बंगाल है, असम है, अरुणाचल है। अगर आप बात करोगे म्यांमार के साथ, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। ठीक है, अगर आप बात करोगे यहाँ पे बांग्लादेश के साथ, तो मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है, फिर मेघालय है। मेघालय के बाद देखना दोबारा असम दिख रहा होगा। मानचित्र साथ लेके बैठ जाना भारत का, अगर आप वास्तव में पूरे शिद्दत के साथ अगर ये समझना चाहते हैं इस ज्योग्राफी को, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं प्रत्येक चीज आपको मैपिंग से करवाने वाला हूँ, उस बात की गारंटी है, ध्यान रखना। मेघालय के बाद आप देखना असम, असम के बाद में पश्चिमी बंगाल। और बहुत सीरियस स्टूडेंट ही इन क्लास को देखना, जिनको चाहिए कि इस बार 2024 में सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि हमारी तरफ से ये फ्री प्रयास है। और कई बार क्या होता है, स्टूडेंट फ्री की चीज़ों की कदर बहुत कम करता है, क्योंकि उसको फ्री में सहजता से मिल जाता है।
ये आप लाखों रुपए खर्च करके भी ऐसी चीजें, ऐसा कंटेंट बहुत कम जगह प्राप्त कर पाते हैं। ध्यान रखना, ये क्वालिटी एजुकेशन और नरेंद्र सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए आपको, किस तरीके से आपको फ्री में ये सब चीजें मुहैया करवाई जा रही हैं। बहुत अच्छे से क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जा रहा है। नाम ही हमारा क्वालिटी एजुकेशन है, तो आपको क्वालिटी कंटेंट ही यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चलना, ये बात क्लियर हुई होगी। अब एक बार मैं इनको सर मानचित्र में आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, समझना इस बात को। सबसे पहले देखो, हमने पहली जो सूची थी उस सूची के अंदर देखा, देखो बहुत आराम से चलते हुए चलेंगे। यहाँ पे देखो गुजरात को हमने देखा, देखो गुजरात को हमने देखा, उसके बाद राजस्थान को देखा, पंजाब को देखा, जम्मू को देखा, लद्दाख को देखा। ठीक है, फिर चाइना की हमने बात की, तो चाइना के अंदर देखो, ये मैं वापस इनको विड्रॉ कर देता हूँ एक बार। देखो ये गुजरात को आपने देखा, गुजरात के बाद राजस्थान को आपने देखा, पंजाब को आपने देखा, जम्मू को आपने देखा, लद्दाख को आपने देखा। अब लद्दाख को देखना, ये लद्दाख जो है ना, ये देखो इधर अफगानिस्तान के साथ भी दिख रहा है और इधर चीन के साथ भी दिख रहा है और इधर पाकिस्तान के साथ भी दिख रहा है। तो ये आपकी नजर में पहला भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश आ गया जो 3 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। एग्जामिनर पलट के यहां से सवाल ये भी पूछ लेता है कई बार कि ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को आप इंडिकेट कीजिए जो 3 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। जैसे पहला नाम आपके समकक्ष आ गया लद्दाख का। देखो लद्दाख यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो लद्दाख को 3 बार यहां से इंडिकेट किया गया है। तो ये 3 देशों के साथ देखो, पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चीन के साथ सीमा क्या कर रहा है, साझा कर रहा है। सेकंड बात करो, देखो चाइना के साथ, चाइना के साथ ये वाला भाग देखो पूरा का पूरा, एक तो ये लद्दाख वाला भाग देखो पूरा का पूरा क्या कर रहा है, सीमा साझा कर रहा है। ये लद्दाख वाला भाग देखो पूरा सीमा का क्या कर रहा है, साझा कर रहा है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे ये हिमाचल है, हिमाचल के बाद देखो ये उत्तराखंड है। कौन है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बाद देखो ये सिक्किम है और सिक्किम के बाद ये अरुणाचल प्रदेश है। देखो ये अरुणाचल प्रदेश भी है। तो आपने सूची में यही देखा था कि लद्दाख था, हिमाचल था, उत्तराखंड था, सिक्किम था और अरुणाचल प्रदेश था। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है नेपाल, नेपाल के साथ देखिएगा कौन कौन है। देखो नेपाल, ये रहा नेपाल, नेपाल के साथ ये उत्तराखंड आपको दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे ये उत्तराखंड दिख रहा होगा नेपाल के साथ। यहाँ पे देखो बहुत आराम से देखिएगा नेपाल के साथ उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में यहाँ पे ये जो आपको अगला दिखेगा, ये दिखेगा देखो यहाँ पे ये यूपी दिख रहा होगा आपको। देखो उत्तर प्रदेश भी आपको दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद ये आपको बिहार दिख रहा होगा और बिहार के बाद देखना ये आपको दिख रहा होगा कौन, पश्चिमी बंगाल और अंत में दिख रहा होगा सिक्किम। अंत में कौन दिख रहा है, सिक्किम दिख रहा है। तो देखो ये भी बहुत सहजता से याद हो जाएगा, यानी ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है, ये आपको पश्चिमी बंगाल है और ये आपके कौन है, सिक्किम है। अब देखो ये सिक्किम जो है ये नेपाल के साथ, इधर चाइना के साथ और साथ साथ में देखो भूटान के साथ भी सीमा शेयर कर रहा है। इसकी भी चर्चा करेंगे हम, लेकिन उससे पहले उससे आगे की कहानी, उससे आगे कहानी अगर आप देखोगे तो भूटान के साथ देखिएगा, भूटान के साथ कौन कौन सीमा साझा कर रहा है। तो भूटान के साथ देखना, एक तो सिक्किम कर रहा है, पश्चिमी बंगाल कर रहा है, असम कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश कर रहा है। कैसे, देखो मानचित्र में देखना, देखो यहां से ये भूटान आपको दिख रहा होगा। देखो ये वेस्ट बंगाल इसके साथ है, ये सिक्किम इसके साथ है, इधर ये वाला सॉरी असम वाला पार्ट ये इसके साथ है। देखो ये एक मिनट, ये भूटान आपको दिख रहा है। देखो ये सिक्किम है, इसके साथ ये आपको दिख रहा होगा वेस्ट बंगाल वाला भाग। देखो ये वाला भाग, ये वेस्ट बंगाल आपको दिख रहा होगा, ये इधर सिक्किम आपको दिख रहा है। और उसके बाद देखो यहाँ पे बहुत सहजता से आपको दिख जाएगा ये असम वाला भाग। ये असम देखो इसके साथ पूरा का पूरा कनेक्ट है, पूरा का पूरा क्या है, कनेक्ट है। और उसके बाद देखोगे ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे इससे क्या है, कनेक्ट है। अरुणाचल प्रदेश से इससे क्या है, कनेक्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसके साथ देखो कौन कौन हो गए, इसके साथ देखो यहाँ पे सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद आप देखोगे म्यांमार के साथ, म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। ये देख लो मानचित्र में, यहाँ पे देखो ये म्यांमार आपको दिख रहा होगा इधर। म्यांमार के साथ देखो ये एक तो अरुणाचल प्रदेश आपको दिख रहा है। अरुणाचल प्रदेश के बाद देखो यहाँ पे बहुत सहजता से आपको दिख जाएगा, यहाँ पे देखो ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये देखो ये नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। आपको दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। मिजोरम यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कंटिन्यूसली देखो, ये आगे यहाँ पे देखो, कंटिन्यूसली देखना इसको। कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा। नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। मिजोरम के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा एक बार
ठीक है, यहां पे देखना। अब इस पे एक थोड़ा सा आपको हल्का सा, देखो मैं एक चीज बता दूं, डाउट रहेगा। डाउट किस बात का? कि देखो यहां पे ये अरुणाचल प्रदेश जो है ना, ये 3 देशों के साथ अटैच हो गया। कितने देशों के साथ? 3 देशों के साथ अटैच हो गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी कि 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो ये अरुणाचल प्रदेश आ गया। देखो ये म्यांमार के साथ भी है, इधर चाइना के साथ भी है, और इधर भूटान के साथ भी है। तो इसका नाम 3 बारी आया होगा शायद अरुणाचल प्रदेश का। देखो एक बार यहां पे आ गया, दूसरी बार यहां पे आ गया, और तीसरी बार यहां पे आ गया। तो ये कितनी बार सीमा साझा कर रहा है? 3 बार सीमा साझा कर रहा है। तो लद्दाख के बाद ये दूसरा केंद्र शासित प्रदेश आपकी पकड़ में आ गया होगा। उसके बाद आप सिक्किम को देख लो, सिक्किम भी 3 के साथ है। पहला तो आपके रहेगा चाइना के साथ, सेकंड रहेगा देखो ये किसके साथ, नेपाल के साथ, और थर्ड रहेगा आपके भूटान के साथ। तो सिक्किम भी 3 देशों के साथ सीमा क्या करता है? साझा करता है। ये बात क्लियर हुई होगी सबके? यहां तक बात क्लियर है क्या सबके? एक बार अगर क्लियर है तो आप थम्स अप कर दीजिएगा, फिर आगे चलते इसी में। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज हमारे दृष्टिकोण से कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है। वो क्या पूछी जा सकती है? वो ये पूछी जा सकती है कि भाई आपने यहां पे देखा कि ये वाला चित्र दोबारा देखना एक बार, ये बांग्लादेश वाला चित्र दोबारा देखना। बांग्लादेश के साथ देखो यहां पे 2-3 देश बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। जैसे देखो ये एक तो यहां पे देखो मिजोरम वाला पार्ट हो गया। मिजोरम के बाद में देखना यहां पे ये त्रिपुरा वाला भाग है। ये कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद में देखो ये दोबारा असम ने यहां पे बॉर्डर शेयर कर दिया। और फिर ये लास्ट में जो बच गया, ये बच गया मेघालय। मेघालय के बाद देखना दोबारा कौन आ रहा है? दोबारा आ रहा है आपके असम। असम के बाद में ये पूरा का पूरा जो भाग आपको दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा है किसका? ये पश्चिमी बंगाल का है। किसका है? पश्चिमी बंगाल का है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है यहां से कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा किससे सटा हुआ है? बांग्लादेश से सटा हुआ है, याद रखना। तो ये बांग्लादेश से सटा हुआ क्या है? एरिया है। यहां तक की बात क्लियर हुई होगी सबके। एक बार अगर क्लियर है तो इस सूची को दोबारा आप अवलोकन कर लीजिएगा। अब इसमें एक चीज जो ध्यान देने योग्य थी, भारत के 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, उनमें अगर आप बात करोगे तो देखो पाकिस्तान के साथ, 1 मिनट भाई, पहले लद्दाख को देखो, पाकिस्तान के साथ है, अफगानिस्तान के साथ है, चीन के साथ है। फिर आप सिक्किम को देखो, सिक्किम चीन के साथ है, नेपाल के साथ है, भूटान के साथ है। फिर आप अरुणाचल प्रदेश को देखो, 3 के साथ है। अरुणाचल प्रदेश देखो चीन के साथ है, साथ साथ में आपके भूटान के साथ है और म्यांमार के साथ है। फिर आप पश्चिमी बंगाल को देखो, पश्चिमी बंगाल जो है वो आपको दिख रहा होगा नेपाल के साथ में, भूटान के साथ में और बांग्लादेश के साथ में। देखो ये लास्ट में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जहां जहां पे आपको बांग्लादेश सॉरी पश्चिम बंगाल दिख रहा है, वहां वहां पे अंडरलाइन आप कर दीजिएगा, ताकि ये 3 बारी आपको दिख गया होगा। ये 3 बारी आपको दिख गया होगा। तो एक बार इसको भी जो है नोट करके लिख लीजिएगा। नोट बना के लिखना। इसमें पहला पॉइंट, भारत के वे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, भारत के वे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तीन देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। बात क्लियर है? इनके नाम आप लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इनके नाम लिख लीजिएगा। और इनको हमने मानचित्र के माध्यम से भी क्या कर लिया है? पढ़ लिया है। ध्यान रखना, इस बात को अच्छे से क्लियर रखना। ठीक है, ये बात क्लियर हुई होगी यहां तक सबकी? चलना। अब अगर ये बात क्लियर है तो एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। इसमें पॉइंट बना के लिखना, मैं आपको लिखवा रहा हूं। सिक्किम व मेघालय भारत के केवल एक एक राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं।
यानी केवल एक एक राज्य के साथ सीमा क्या करेंगे, साझा करेंगे। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपके भाई सभी के। ये बात क्लियर होगी कि ये केवल एक एक राज्य के साथ क्या करेंगे, सीमा साझा करेंगे। अब देखो क्लियर कैसे होगी, एक अलग मानचित्र में आपको लेके चलता हूं, मैं वहां दिखा देता हूं केवल एक बार आपको, ठीक है। चलना, देखो आप देखो ध्यान से देखना इस बात को। ये चित्र आपको पहले ये चीज तय करवाएगा कि भाई आपको कैसे ध्यान देना है। देखो ये बांग्लादेश आपको दिख रहा होगा, सॉरी पश्चिम बंगाल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये पश्चिम बंगाल है पूरा का पूरा। अब आप देखो यहां पे इस वाले स्टेट पे नजर डालना, ये वाला स्टेट, ये वाला स्टेट देखो केवल और केवल भारत के एक राज्य के साथ, मैं देश की बात नहीं कर रहा, मैं भारत के केवल एक राज्य विशेष की बात कर रहा हूं। मैं इसको थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूं आपको। देखो इसको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से गौर करके देखना आप। ये यहां पे देखो ये सिक्किम आपको दिख रहा होगा यहां पे, ये भाग किसका है, सिक्किम का है, ये सिक्किम है। ये सिक्किम देखो केवल और केवल भारत के एक राज्य के साथ अटैच है। अगर आप बात करोगे यहां पे सेकंड ऐसे स्टेट की, वो है आपके कौन सा, वो है देखो ये मेघालय है। मेघालय जो है ना, ये केवल और केवल एक के साथ सीमा साझा करता है, और वह कौन सा है, असम है। वह कौन सा है, असम है। आप देख लो भले, देखो यहां पे ध्यान से देखो, ये वाला दिख रहा होगा आपको, ये मेघालय है और ये असम है। देख लो भले, इससे अलावा अगर भारत के किसी राज्य के साथ ये सीमा साझा कर रहा हो तो भाई ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने पीछे के स्टेटमेंट में एक बात देखी थी कि सिक्किम और मेघालय भारत के केवल एक एक राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, और इनको हम नोट बनाकर भी लिख सकते हैं, कैसे, सिक्किम डैश पश्चिमी बंगाल के साथ। मेघालय डैश असम के साथ। एक बात और दिखाऊं इसी में, देखो जादू नहीं दिखा रहा, आपको समझा रहा हूं थोड़ा थोड़ा जादू नहीं दिखा रहा इसमें, ऐसा कोई जादू नहीं है, ध्यान रखना। देखो आप इससे असम के ऊपर नजर मारना, एक बार अच्छी दृष्टि डालना इसके ऊपर। देखो दृष्टि डालकर देखना, यहां पे एक बार बॉर्डर तो इसने बांग्लादेश के साथ यहां शेयर कर लिया, और एक बार बॉर्डर यहां पे शेयर कर लिया। तो भारत का ऐसा राज्य है जो एक ही देश के साथ दो बार सीमा क्या करता है, साझा करता है। तो असम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो एक ही देश के साथ दो बार सीमा क्या करता है, साझा करता है। ये बात क्लियर हुई होगी। अब अगर क्लियर है तो मैं आगे चलूं, क्लियर है तो आगे चलूं, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से जो है, देखो समझ में तो आ गया होगा वैसे, चलो कोई नहीं, आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है। तो आ गया तो फिर आगे चलो, आगे चल के इसमें लिख सकते हैं, लिख सकते हैं असम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो एक ही देश के साथ दो बार सीमा साझा करता है। और वह देश कौन सा है, तो वह देश है बांग्लादेश। यहां तक कि प्रत्येक बात क्लियर हुई होगी, एक बार इसको भी नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। यहां तक आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं इस क्लास में हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा है। देखिएगा, आज जब हमने शुरुआत यहां से की थी सबसे पहले, तो स्टार्टिंग में देखो लास्ट क्लास में आपने छोटे बड़े केंद्र शासित प्रदेशों तक की जानकारी देख ली थी। उसके बाद में आज आपने भारत की सीमा के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। भारत की स्थलीय सीमा मैंने आपको बताई, जलीय सीमा मैंने आपको बताई। स्थलीय सीमा को लेकर कैसे कैसे जो डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे।
फिर उसके बाद में जलीय सीमा को लेकर किस प्रकार से विभाजन था हमारा, वो भी हमने देख लिया। इसके बाद में हमें भारत की स्थलीय सीमा को जो है किन किन देशों के साथ हमने साझा किया था, वो सभी देश हमने एक मानचित्र के माध्यम से भी देखे और इधर इनका डेटा भी देखा कि कौन सा देश सबसे ज्यादा सीमा बना रहा है, कौन सा कम बना रहा है, वो सब हमने इसमें देखा। साथ में भारत वर्तमान में 6 देशों के साथ ही स्थलीय सीमा साझा कर रहा है, उसके पीछे रीजन क्या था मैंने आपको पूरा का पूरा जो है चित्र के माध्यम से भी समझाया, साथ साथ में मैंने यहाँ पे आपको लिखवा भी दिया है। उसके बाद में हमने चर्चा करी कि भारत के साथ जो पड़ोसी देश हैं उनकी सीमा रेखाओं के नाम किस किस प्रकार से हैं। तो ये सीमा रेखाओं के नाम है जिसमें रेड क्लिफ रेखा, इसका नाम कैसे पड़ा, क्या है, क्या कारण है, कब निर्धारण हुआ, किसके द्वारा किया गया, इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते थे, वो सारे सारे हमने देखे। उसके बाद में हमने देखो डूरंड रेखा के बारे में देखा, मैकमोहन रेखा की पूरी कहानी आपने समझी। उसके बाद में जीरो लाइन की पूरी कहानी आपको बताई मैंने। उसके बाद में देखो ये भारत के वे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे जो पड़ोसी देशों के साथ क्या बना रहे थे, सीमा बना रहे थे। उन पड़ोसी देशों को हमने एक सीक्वेंस के अंदर देख लिया और यहाँ पे उसको मानचित्र में विड्रॉ करके देख लिया। फिर ये भारत का सिक्किम और मेघालय क्या क्या विशेषताएं धारण करता था उनको हमने देखा। साथ साथ में हमने असम की विशेषता को ध्यान से देखा कि असम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जो एक ही देश के साथ कितनी बार सीमा बना रहा था, 2 बार, और वह देश कौन सा था, बांग्लादेश। उम्मीद करता हूं आज का पढ़ाया हुआ पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा। जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो क्लास मिस मत करना भाई, अभी कह रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से पूरे अच्छे ढंग से मानचित्र के माध्यम से मैं आपको ये पूरा का पूरा बताने वाला हूं कि भारत के सीमा विवाद कौन कौन से हैं और किस किस देश के साथ किस किस प्रकार का सीमा विवाद है, विवाद का कारण क्या है और विवाद कैसे है और कहां पर है, ये सारी चीजें मैं आपको चित्र के माध्यम से बताने वाला हूं। साथ साथ में ये कार्यशाला आपकी रेगुलर जारी रहेगी, साथ साथ में और भी कार्यशाला में इसमें लेकर आ रहा हूं। पूरा का पूरा मानचित्र के माध्यम से कंप्लीट, यानी अब भूगोल का टेंशन पूरा झंझट खत्म होने वाला है। आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल और केवल आपको मैप लेकर बैठना है और मैप भी आपके पास खाली मैप होना चाहिए ताकि उसमें हर एक चीज को आप आसानी से कर सकें, भर सकें। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो क्वालिटी एजुकेशन RS के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। वहां से आपको बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी जानकारियां वहां से मिलने वाली है। तब मुझे दे इजाजत, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।